हेलो मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी एक बार फिर से आपके प्रवास 2.0 मैथ्स के अंदर। और आज के लेक्चर में हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट को। जियोग्राफी में हम सिस्टम वाइज, जैसा कि हमारा चैप्टर 1 है, एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस एंड फोर्सेस, उसके बारे में पढ़ेंगे। और किस तरीके से एक्सोजेनेटिक एंड एंडोजेनेटिक फोर्सेस के द्वारा कुछ डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हैं, और इन लैंड फॉर्म्स को बनाने के पीछे कौन कौन से एजेंट अवेलेबल है, उनके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एजेंट्स हमारे सिलेबस में दी गई है वो है रिवर एंड या रिवर ने बेसिकली वाटर, उसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, रिवर ये बोल सकते हैं। रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है। ये तीन एजेंट्स के मैं यहाँ पर बातें की गई, जो कि बेसिकली एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे। ये पूरा चैप्टर इस चीज पे डील करता है कि हमारे अर्थ में जो चेंजिंग्स होती है, जो एक्सटर्नली चेंज होता है, जो कि जमीन के सरफेस के ऊपरी लेवल पर है। हमें दिखता है कि भाई जमीन कहीं पे उबड़ खाबड़ है, कहीं पे बहुत ही ज्यादा प्लेन है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचाई, कहीं बहुत ज्यादा ढाल है। इस तरीके की चीजें हैं। कहीं से पानी बह रही है, कहीं बहुत तेज रफ्तार में पानी बह रही है, कहीं बहुत स्लो रफ्तार में पानी बह रही है, कहीं बर्फ का इलाका है। तो वहां पे भी जो बर्फ है वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ बर्फ बहुत स्लो बह रहे हैं, कुछ बर्फ ऐसे हैं जो ज्यादातर पानी के नीचे हैं, कुछ पानी के ऊपर हैं। या बर्फ में भी ग्लेशियर, जिसको हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ जैसे चट्टान को हम ग्लेशियर बोलते हैं, तो उनमें कुछ दरार पड़ चुका है। उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं। और जब ये चीजें मूव करते हैं रेगिस्तानी इलाकों में, खासतौर से जब हवाएं मूव करती हैं, हवाएं जब बहुत तेजी से मूव करती हैं, तो भाई वो अपने आसपास की चीजों की रंगत बदल देती हैं। अगर बहुत तेज हवा होती है तो बहुत हल्की चीजों को अपने साथ उठा के उड़ा के लेके चली जाती है। कई बार पत्ते झड़ जाते हैं यहाँ पर पेड़ पौधे के। अगर कोई कमजोर पेड़ रहा तो वो पूरा उखड़ भी जाता है जड़ से। तो ये चीजें हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से कुछ दो प्रकार के फोर्सेस हमारे जमीन के शेप को यहाँ पर रीडिजाइन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। और इन्हीं सारी वजहों से यहाँ पर पहाड़ भी कई बार देखने को मिलता है, कहीं नया पहाड़ बन जाता है किसी वजह से। ठीक है, कई बार देखने को मिलता है भाई जमीन में दरार आ चुका है। ये सब चीजें हमें ये चैप्टर बताता है, जिसमें हमारे पास दो फोर्सेस है, एक एक्सोजेनेटिक और एक एंडोजेनेटिक। अब ये एक्सोजेनेटिक फोर्स क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्स क्या है, इसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। और इसके थ्रू क्या क्या लैंड फॉर्म्स यहाँ पे बन सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन में आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इस बात पे होने वाला है कि एक्चुअली में कितने प्रकार के ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो हमारे जमीन पे एक्ट कर रहे हैं, और उनसे कितना हमें यहाँ पर क्या बोल सकते हो, चेंजेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो बिना किसी और इंतजार के मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी को यहाँ पे कॉपी कलम लेके बैठना है। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूट्यूब पे देख रहे हैं, क्योंकि ये एज अ डेमो लेक्चर यूट्यूब पे भी जाने वाला है, वो लोग भी कॉपी कलम लेके बैठोगे। अदरवाइज फिर आपको ये फायदा नहीं है ना सिर्फ देखने का। बाकी जितने भी लोग बैच से यहाँ पर जुड़े हुए, बैच में देख रहे हो, कॉपी कलम लेके बैठे, चीजों को नोट करना जो मैं बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर नोट्स जो आपको दिख रहा है, ये एज ए चीज ये नोट्स आपको मिल जाएगा आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके हिंदी लैंग्वेज में, आपके उर्दू लैंग्वेज में, वो आपको मिल जाने वाला एज इट इज। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। बट फिर भी क्लास के ड्यूरेशन के दौरान आपको यहाँ पे लिखना जरूरी है। चलो, बहुत हो गई मेरी तरफ से बातचीत। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं। वो मुद्दे की बात ये है, इंट्रोडक्शन टू एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड जियोग्राफी चैप्टर 1। सो आ जाओ। सबसे पहले क्या है, डिफिनेशन एंड रोल ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। देखो, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं, रिफर्स टू द प्रोसेस दैट अकर ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। ये एक ऐसा फोर्स है ना जो अर्थ के सरफेस के ऊपर पे हमारे पास यहाँ पे होता है। जैसे सपोज मानो ये मेरे पास, इसको मैं अर्थ का सरफेस यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। ठीक है, समझना इस चीज को, थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ इस चीज को। तो हाँ, ये आपको पूरा दिख ही रहा है, ये जिससे मेरा अर्थ का सरफेस आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला सरफेस हमारा ऊपरी सरफेस एकदम जो मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, जैसे अगर मैं अंदर खोलूँ तो अंदर पे इसका लेयर होगा ना, जमीन का लेयर होता है। तो मैं इसको यहाँ पे खोल कर दिखाता हूँ। इसके अंदर तो इसकी रिलेटेड चीजें, बट फिलहाल जमीन के अंदर भी जमीन की लेयर्स, ऐसे अगर मैं खोलूंगा, देखो लेयर है जमीन के अंदर, तो ये मेरा ऊपरी लेयर है, सरफेस। तो सरफेस पे जो यहाँ पे जो फोर्सेस काम करती है, उसको हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। और उसी फोर्स के द्वारा जो भी चीजें होंगी उसको हम कहेंगे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, या फिर लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय एक्सोजेनेटिक फोर्स। क्लियर है। लेकिन इंटरनली इंटरनली भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो हमारा जमीन का भी इंटरनल लेवल पे बहुत सारी चीजें, इंटरनली जो फोर्स काम करेगा जमीन के अंदरूनी सरफेस पे, निचले सरफेस पे, उसको हम कहेंगे एंडोजेनेटिक फोर्सेस। और उस फोर्स के द्वारा अंदर में जो भी चेंजेस होंगे उसको मैं कहता हूं, मैंने मतलब ज्योग्राफी जो भी है वो कहता है एंडोजेनेटिक प्रोसेस। और उसके थ्रू जो भी लैंड फॉर्म्स बनेगा वो हम कहते हैं लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली ये वाला चीज पढ़ना है कि सरफेस के ऊपर, यानी कि एक्सोजेनेटिक फोर्स द्वारा
क्या चेंजेस हो रहा है, क्या सरफेस बन रहा है। एंडोजेनेटिक वाले के बारे में हमें उतना स्टडी नहीं करना है, क्योंकि एंडोजेनेटिक जो फोर्स उसकी वजह से पहाड़ बनते हैं, प्लेटूज बनते हैं, तो उसमें हमें स्टडी अभी नहीं करना, उसका स्टडी हायर क्लासेस में है। अगर आप 10th के बाद आर्ट्स लेते हो या आगे फिर ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा आगे जाते हो, देन इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ गए, एक्सटर्नल इंटरनल, ठीक है, ये चीजें तो हम यहाँ पे मेनली डील करेंगे एक्सटर्नल वाले के ऊपर। तो आपको ये डिफिनेशन तो क्लियर हो चुका होगा एंडोजेनिक एक्सोजेनेटिक फोर्स के बारे में। तो दीज प्रोसेस आर ड्रिवन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वाटर, आइस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब चूंकि ये एक्सटर्नल है, तो एक्सटर्नली हमारे पास वाटर अवेलेबल है, आइस अवेलेबल है, ग्लेशियर्स है, हवा है, इन सभी की वजह से ये पूरा हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस चलता है। दे प्ले अ वाइटर रोल इन शेपिंग द अर्थ सरफेस बाय ब्रेकिंग डाउन रॉक्स, मूविंग मटेरियल्स एंड क्रिएटिंग न्यू लैंडफॉर्म्स। कहते करते हैं, अब सरफेस के ऊपर उनको कुछ भी मिल गया तो उठाएंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे, उठा के कहीं और लेके जाएंगे। बड़ा पत्थर था, उसको तोड़ा मड़ोड़ा, तो वो पत्थर टूट गया, ये हुआ मेरा, इसको बोलते हैं वीदरिंग, यानी कि पत्थर को तोड़ देना। उसको तोड़ने के बहुत सारे यहाँ पर प्रोसेस है, वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वो टूट गया, टूटने के बाद कुछ चीजें एकदम बहुत, कुछ पत्थर एकदम बारीक हो गया, उसको उड़ा के लेके चला जाएगा हवा। कुछ पत्थर छोटे छोटे हो गए, वो लुढ़कते लुढ़कते कहीं और चले जाएंगे, कहीं और जमा हो जाएंगे, उससे एक नया शक्ल बन जाएगा किसी और जगह पे। इस तरीके से क्या होगा, एक जगह पे जहां एक बड़ा चट्टान था, वहां पे जमीन का एक हाइट ऊपर था, वो टूट गया, अब जमीन का हाइट वहां थोड़ा लो हो चुका है, अब वो चीज कहीं और जाके जमा हो जाएगा, वहां जाके जमा हो जाएगा जहां पे जमीन का हाइट पहले डाउन था, तो अब वहां पे भी जमीन का हाइट ऊपर होने लगेगा। इस तरीके से ये सारे प्रोसेस एक चीज को मेंटेन करती है कि जमीन का जो लेवल है वो हर तरफ बराबर रहे, या फिर ये रोटेट होता रहे, कहीं इधर कभी, कभी इधर ज्यादा, कभी इधर कम, कभी इधर ज्यादा, कभी इधर कम। ओके, ये चीज हमें इस चैप्टर, ये चैप्टर हमें बताती है। इसके बाद आ जाओ, एक टर्म आता है आई, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी का बहुत सिंपल सा मतलब है यहाँ पर कि मतलब इस टर्म्स के बारे में पढ़ना हमें, ये आया कहाँ से, बेसिकली टर्म्सोलॉजी। तो एक्सोजेनेटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एक्सो। एक्सो की मतलब ही होता है बाहर, और जेनेसिस का मतलब होता है ओरिजिन और क्रिएशन। तो बाहर की तरफ किसी चीज का बनना, या किसी चीज, कोई नई चीज का यहाँ पर निकल के सामने आना, उसको ये हम कहते हैं एक्सोजेनेटिक या फिर एक्सोजेनेसिस। इसका स्कोप क्या है, दिस प्रोसेस इंक्लूड withering, erosion, transportation and deposition which work together to alter the landscape over time। ये सारे प्रोसेस के थ्रू ये पूरा हमारा एक्सोजेनेटिक प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहला आपका विदरिंग के बारे में। विदरिंग जो एक टॉपिक है, ये आपके चैप्टर के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, बट हमें पढ़ना होगा। सबसे पहला विदरिंग है, उसके बाद इरोजन होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर डिपोजिशन होता है। ये सब मिल करके हमारा एक प्रॉपर एक्सोजेनेटिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो विदरिंग का क्या मतलब होता है, विदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन रॉक्स, यानी कि एक बड़ा पत्थर, देखो ये एक बड़ा पत्थर है, इस बड़े पत्थर को मुझे तोड़ देना है, मैं तोड़ दूं किसी भी तरीके से, तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बांट दूं, तो ये मेरा हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विदरिंग। ओके, कैसे होता है, ड्यू टू एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब स्मॉल पार्टिकल्स को हमने बांट दिया, यहाँ पर विदरिंग का बहुत सारा मेथड्स है, जैसे कि पहला मेथड से मैकेनिकल विदरिंग। मैकेनिकल विदरिंग क्या होता है, फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स विदाउट चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन, जैसे कि फ्रीज, थ्रो एक्शन, रूट एक्सपेंशन। फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉड्स विदाउट चेंजिंग देयर कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करेंगे, जहां पर ये है वही रहेगा, इसका पोजिशन चेंज नहीं करेंगे, बट फिर भी ये टूटेगा। जमीन के नीचे से प्रेशर निकलेगा, या मान लो किसी वजह से इसके अंदर पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर कुछ भी एक एक्सटर्नल फैक्टर लगता है, जिसकी वजह कोई रूट एक्सपेंशन हो गया, मान लो जिस जगह पे ये था वहां पे रूट एक्सपैंड हो गया, जड़ जो होता है पेड़ का वो एक्सपेंड हुआ, तो ये टूट जाएगा। ये हुआ मैकेनिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग क्या होता है, केमिकल चेंज होगा, ब्रेक डाउन, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स हो गया। अब पत्थर के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो सकता है, या फिर पत्थर के ऊपर लगातार पानी चला जा रहा है, तो पानी की वजह से वहां पर मिनरल्स का डिसोल्यूशन हो रहा है, जो मिनरल्स उस पत्थर में थे वो कहीं वो पानी के साथ डिजोल्व होकर चले गए, तो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होता चला जाएगा, और वो एक टाइम के बाद वो टूट जाएगा। देन बायोलॉजिकल विदरिंग की हम बात करें, तो ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स बाई प्लांट, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत छोटे छोटे पत्थर को या बहुत बड़े पत्थर को यहाँ पर, जैसे देखो ये पेड़, इसका इस पत्थर के ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेड़ होता है, पेड़ की जड़ बहुत लंबी होती है, बहुत दूर तक रहती है, तो दूर तक चीजों को भी अफेक्ट करता है। जब देखना, कई बार गौर करना, खासतौर से पीपल का पेड़ होता है, यानी कि बरगद के पेड़, उनके जड़ों को आप देखना, वो कई बार दीवार पे ही रहते हैं चिपके हुए, से ये दीवार पे ही चिपके हुए रहते हैं। कि अगर वो जमीन पे है नीचे एकदम सरफेस पे, तो उनकी जड़ देखना बहुत दूर तक फैला रहेगा, और वो जड़ जमीन के ऊपर दिखता है, तो इस वजह से भी यहाँ पर पत्थर टूटता है। ये जो टूटने का प्रोसेस है, ये है बायोलॉजिकल विदरिंग। एंड कई बार ये चीजें हमारी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी ये काम करते हैं, छोटे छोटे पौधे भी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ,
तो ये मेरा एक पूरा देखो चार्ट है। विदरिंग हमारा 3 तरीके से होता है, एक मैकेनिकल विदरिंग, एक केमिकल विदरिंग, एक बायोलॉजिकल विदरिंग। 3 तरीके से हम पत्थरों को तोड़ सकते हैं। तो विदरिंग प्रोसेस के बारे में आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले एक्सोजेनेटिक प्रोसेस का शुरुआत यहीं से होता है। ओके, इसके बाद होता है इरोजन। इरोजन में बेसिकली बहुत सारी चीजें हम इन्वॉल्व होती है, जैसे इरोजन इज द प्रोसेस ऑफ वियरिंग अवे रॉक, सॉइल एंड अदर सरफेस मटेरियल्स बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर, आइस एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। वियरिंग जो प्रोसेस था उसमें सिर्फ पत्थर को मुझे तोड़ना है, किसी भी तरीके से पत्थर जो है वो नेचर के द्वारा टूटेगा। 3 प्रोसेस से 3 मेथड से हमारे पास टूटेगा। इरोजन में क्या होगा, सिर्फ यहाँ टूटना नहीं है, यहाँ पर चीजों को तोड़ा जाएगा, काटा जाएगा और लेके चला जाएगा। पानी तेज रफ्तार में बहेगी, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट इमेज में देखा तो यहाँ पे देखो मस्त पानी अपना बहेगी यहाँ पर। इसको थोड़ा सा और मैं ना इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, इस चीज का और हाईलाइट होगा। देखो पानी बह रही है मस्त एकदम, बहते बहते आएगी, बोलेगी अच्छा यहाँ पत्थर है, इसको बोलेगा तोड़ो, ऐसे मारेगा ठड़ाक से ठम। पानी का तेज रफ्तार है, वो आराम से उसको तोड़ना, वो साइड साइड कटेगी, इसको बोलते हैं लैटरल कटाव। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं लैटरल इरोजन। 2 तरीके का इरोजन होता है, एक लैटरल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो लैटरल इरोजन ये हुआ कि नदी अपने साइड में काटती है, इस तरीके से साइड में आएगी, साइड में भाई बोलेगी मेरे पास ना पानी बहुत तेज रफ्तार में आ रहा है, बहुत पतला रास्ता है, उसको क्या करना है, जगह चौड़ा करना, तो साइड के हिस्सों को काट देगी। अब काटने के बाद जो भी वहां पे पत्थर मिला या जो भी चीजें मिली वो अपने साथ लेके चली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इरोजन। तो ये वो साइड में काटना। एक होता है यहाँ पर वर्टिकल इरोजन, समझना। हाँ, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है आपका, वर्टिकल पता है सीधा एकदम। तो वर्टिकल में क्या होता है, पानी गहराई बढ़ाती है। पानी अपना गहराई बढ़, जैसे कभी देखो हाइट इतना है, यही आपको हाइट दिख रहा है, ये हाइट है इसका। यहाँ देखो यहाँ पे आके हाइट इंक्रीज हो गई है, ठीक है। ये देखो ये हाइट थोड़ा सा कम है, यहाँ पे हाइट एक एक करके देखो साइड में देखो बढ़ते जाते हैं। ये वो वर्टिकल इरोजन जिससे पानी गहराई नीचे की तरफ काटती है। एक तो साइड में ऐसे काटा है, साइड में काटा, फिर वो नीचे भी काट काट के गहरा बना रहा है, ताकि नीचे भी ज्यादा पानी आ सके और साइड में भी ज्यादा पानी यहाँ पे बहने के लिए जगह मिल सके। ठीक है, तो लैटरल इरोजन, एक होता है वर्टिकल इरोजन। दोनों इरोजन में जो भी चीजें कटती है, छटती है, सब पानी बोलता है चलो बाबू मेरे साथ, सबको अपने साथ लेके चलती है, बहती रहती है साथ में लेकर के। क्लैरिटी मिल गई? वेरी गुड, आगे देखो। एग्जाम्पल बहुत सिंपल से हैं इसके बारे में। इसमें विंड भी होता है, रेगिस्तानी इलाके में हवा ये काम करता है। चट्टान आ गया सामने, देखो ये विंड का काम है। ऊपर जो हार्ड रॉक था वो वैसे ही पड़ा है नीचे, लेकिन नीचे जो सॉफ्ट रॉक था उसको उसने काटा, लेके वो चला गया, चलता बना, मतलब चलो मैं कहीं और ले जाऊंगा तुमको। तो रिवर इरोड, रिवर बैंक, ग्लेशियर इरोड वैलीज। ग्लेशियर भी एक, ग्लेशियर जैसा हवा, जैसा नदी जो काम करता है वैसे ग्लेशियर भी। ग्लेशियर बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा, वो बहेगा तो वो अपने साथ चीजों को घिसते हुए जाता है और काटते हुए बचाता है। सेम वही चीज, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्लेशियर का टॉपिक पढ़ेंगे। विंड भी वही काम करता है। आगे देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब जो जो चीजों को यहाँ पर, रिवर हो, ग्लेशियर हो या विंड, अच्छे समझना, रिवर हो, ग्लेशियर हो या विंड हो, जिस चीजों को उन्होंने काटा था इरोजन में, जो चीज वो अपने साथ लेके जा रहे थे, कब तक लेके जाएंगे बताओ? कोई इंसान कब तक किसी को ढो सकता है? तो कुछ वक्त तक ढोएगा भाई, जब तक काम है, जब तक मतलब था निकलिए, जब बोलेगा नहीं मतलब नहीं है चलते बनो, तुम उसको कहीं बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली वही है कि इरोजन के टाइम पे चीजों को काटा, वो अपने साथ लेके आ रहा है, तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही तो वो ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बस का सहारा लेते हैं, मेट्रो का सहारा लेते हैं, कार का, या बाइक का, या अपने 11 नंबर बस का, यानी कि हमारा जो 2 पैर 11 नंबर बस हमारा, उसका हम सहारा लेते हैं कहीं एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए, अपने पोजीशन को चेंज करने के लिए, यहाँ से उठा के वहां अपने आप को फेंक देने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन में ये सारे एजेंट्स मिलकर वही काम करते हैं। जो चीजों को उन्होंने इरोजन में काटा था उठाएंगे, बीच रास्ते में आएंगे, बोले अरे बाप बहुत भारी है किलो, ए हट रे, जल्दी हट, उठा के पटक देगा, फेंकना शुरू कर देगा। और इस वजह से भी कुछ लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं, कुछ शक्लें बनते हैं जहां पे ये चीजों को वो फैला के फेंकेगा। जब वो चीजें जमा हो जाएंगी नदी के दोनों किनारों में या किसी भी जगह पे मैदानी इलाके में, तो एक खास तरीके का शक्ल बनेगा। उन शक्ल के बारे में भी हमें पढ़ना है। और जब कटाव होता है तो नदी अलग अलग तरीके से कटाव करती है। 2 तरीके मैंने बताया, कुछ और तरीके भी है काटने के उसके, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो चीज आगे देखेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ withered and eroded materials from one place to another by natural agents like water, wind or ice. Water transport वही करेगा, river carries sediment, rocks and debris to different areas which may eventually deposit it elsewhere. कहीं पे भी वो उसको, जैसे यहाँ नई साइड में यहाँ पर लाके इस तरीके से जमा कर देगा। अब जब जमा करेगा तो यहाँ पर एक खास तरीके का शक्ल बन जाएगा। सेम वही होता है, तो विंड में वही होगा, ग्लेशियर में भी वही होगा। आगे आ जाओ, यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में आएगा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। यहाँ पे सोचता बड़ा बड़ा पत्थर को तोड़ा, छोटा किया, फिर इसको अब ले गया, वो बहने लगा, ठीक है, बह रहा है बेचारा।
मूवमेंट ऑफ वाटर विंड या जो भी है, फिर एक जगह पे आके बोलेगा ठीक है तुम यहाँ पे जमा हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुमको आगे लेके नहीं जा सकता हूँ, मेरी क्षमता जो है वो शक्ति कम हो चुकी है, नहीं जा सकता हूँ। इसके बाद आ जाओ, लास्ट होता है डिपोजिशन। तो कुछ लोगों को जितना वो इरोजन में काट के लेके आया उसमें से कुछ लोगों को वो हल्का कर देता है और हल्का करके बीच रास्ते में छोड़ देता है, जिससे कुछ लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। एट द एंड जो चीजें उसके साथ आ गई एनी हाउ, कुछ कुछ को तो वो लेके जाएगा ही ना, एकदम अकेले जा नहीं सकता है, उसको भी दिक्कत है। उन सारी चीजों को वो एट द एंड अपने एंड पॉइंट पे आ गया, जैसे कि नदी जब समंदर में मिलती है तो वो उसका एंड पॉइंट है, वहां पे वो सब चीजों को डिपॉजिट कर देती है, उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। So deposition occurs when transportation materials are laid down or deposited in a new location due to a decrease in the energy of the transporting agent. ठीक है, एनर्जी पूरा कम हो जाता है भाई, उतना देर से ढो के ला रहा था, बोला अपनी अब नहीं संभलेगा, जमा कर देते हैं। ये देखो यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला शेप, ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ऐसा कुछ शेप बनता है, इसको एलुवियल फैन कौन बोलते हैं, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। देन लास्ट में देखो छोटा छोटा इस तरीके के हिस्से में यहाँ पे जमा हो चुका है, ये डेल्टाज होता है जो लास्ट में जब नदी चीजों को जमा करती है तो, और हवा जब जमा करती है तो कुछ प्रकार का टीला बनता है वहां पर, तो उन टीले के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग ड्यून्स बोलते हैं। ठीक है, ड्यून्स बोलते हैं। और जब ग्लेशियर जमा करता है वहां पे कुछ अलग अलग प्रकार के शेप बनते हैं, अब उसके पीछे बहुत, जैसे कि उसमें मोरेन है, ड्रमलिन है, और कुछ अलग ग्लेशियर डिपोजिट कैटल्स है, एस्कर्स है, उसके बारे में पढ़ेंगे, रॉचेस माउंटेन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। वो सब इंटरेस्टिंग चीजें भी आगे आएंगी जब हम पर्टिकुलर विंड, ग्लेशियर, हवा के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये देखो डिपोजिशन का प्रोसेस यही होता है, ये जैसे जैसे हवा का मामला है, डिपोजिट कर देगा भाई, पहाड़ी टीला बन जाएगा, सेटल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस शेप लैंडफॉर्म्स, कैसे लैंडफॉर्म्स बनाता है। अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका है कि ये लैंडफॉर्म्स कैसे बना रहा है। तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कंटिन्यूअसली शेप द अर्थ लैंडफॉर्म, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। पहले पत्थरों को तोड़ा गया, छोटा हो गया, फिर उसके बाद हवा पानी और आपका ग्लेशियर ने मिलकर उसको काटा, काट के वो ले गए, ट्रांसपोर्ट किया, फिर एट द एंड कहीं जाके जब काटा तभी एक शेप बना, जब वो लेके जा रहे थे कहीं बीच रास्ते में जमा कर दिया तभी कुछ शेप बन गया, फिर जब एट द एंड हार गए अपना, जब एंड लाइफ पे पहुंच चुके, अब मरने का बारी है, उस टाइम भी चीजों को जमा कर दिया तो वहां पे भी कुछ शेप बना। इस वजह से हमें तीन तरीके के शेप पढ़ने होते हैं, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय इरोजनल प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टेशनल प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय डिपोजिशनल प्रोसेस, तीनों ही एजेंट के द्वारा, यानी कि landforms created by erosion, transportation and deposition by wind and by glacier and by river, तीनों के द्वारा ये होते हैं। तीनों में से दो का तो सवाल हर साल आता ही आता है, इस साल क्या आ सकता है बताएंगे जब इन टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। माउंटेन्स एंड हिल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इरोजन डिपोजिशन होता है बाय रिवर एंड ग्लेशियर, यहाँ पे कुछ शेप बन जाते हैं। रिवर वैलीज यहाँ पर जाती है कर्व आउट, यहाँ पर और इरोड करता है, चीजों को काटता है, डिपोजिट करता है, तो और कुछ यहाँ पे बनता है, फ्लड प्लेन्स वगैरह डेल्टा से, जो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे। डिजर्ट्स में क्या होता है, विंड इरोजन होता है, क्रिएट्स एंड ड्यून्स, रॉकी प्लेटूज एंड डिजर्ट पेडिमेंट्स। कोस्टल लाइंस में वही होगा आपका, साहिली इलाके में, यानी कि समुद्र के किनारे वाले इलाके में वेव्स होता है, करंट्स फ्रॉम क्लिफ्स, बीचेस एंड बॉयज, ये सब बनेंगे। So each of these process in interaction with each other results in the dynamic transportation of the earth surface। इस तरीके से अर्थ का सरफेस बहुत डायनामिकली हर टाइम चेंज होता है। तो सोचो ना, ये एजेंट्स हमेशा काम पे ही लगे हुए, हवा हवा हमेशा चल रही है, पानी हमेशा बह रही है, ग्लेशियर हमेशा बह रहा है, ये सब हमेशा कभी ना कभी कटाव कर रहे हैं, कभी ना कभी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कभी ना कभी चीजों को डिपोजिट कर रहे हैं। तो लैंड फॉर्म्स बहुत डायनेमिकली, बहुत ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है, जिससे एक पूरा जो बैलेंस हमारे अर्थ का सरफेस का बना रहता है। अगर ये अच्छे से काम ना कर पाए या फिर हम इनको इनका काम करने से रोक दें तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरे अर्थ को प्रॉब्लम होगी, अर्थ को प्रॉब्लम होगी तो हमें प्रॉब्लम होगी। ये देखो, ये पूरा एक और मैंने स्केच यहाँ पे ले, जैसे कि नॉर्मल इरोजन कहाँ होगा, पहाड़ी इलाके में मेनली इरोजन होगा हमारा। देन ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होगा, मैदानी इलाके में होगा। डिपोजिशन कहाँ होगा, एट द डिपोजिशन वहां होगा। ये रिवर के रिस्पेक्ट में, पहाड़ी इलाके में रिवर हमारे इरोजन करती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन मैदानी इलाके में करती है, डिपोजिशन समंदर में जब आके वो मिलती है उसके बाद करती है। खत्म। हवा क्या करेगा, इरोजन रेगिस्तानी इलाके में ही करता है, वहीं से उठाएगा किसी और जगह में जाके ट्रांसपोर्ट करेगा, कहीं और जाके वो डिपोजिट कर देगा, पूरा रेगिस्तान में ही होता है। ग्लेशियर भी पहाड़ी इलाके से निकलता है, वहां से इरोजन करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा समुद्री सरफेस पे या थोड़ा सा लोअर वैली वाले इलाके में, माउंटेन से नीचे, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करेगा, एंड लास्ट पे डिपॉजिट वहां पे होता है जब पूरी तरीके से ग्लेशियर पिघल जाता है। क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ग्लेशियर के साथ जो चीजें आई होंगी वो सब डिपॉजिट हो जाएगी उसी जगह पे। क्लियर हो गया। आगे देखो, लास्ट, कनेक्टिंग टू अपकमिंग टॉपिक्स। अब अपकमिंग टॉपिक से कैसे इसका कनेक्शन है वो एक बार देख लेते हैं, फिर अपकमिंग टॉपिक जब आएगा तब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस ले द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग मोर स्पेसिफिक टॉपिक्स सच एज रिवर। ये पूरा प्रोसेस रीड करना, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा आपको, ये मैं पूरा बता चुका हूँ। पूरा रीड करना, आपको बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा। ठीक है, अब आपको मेनली ये याद रखना है कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस कैसे हो रहा है। एक्सोजेनेटिक प्रोसेस 3 एजेंट्स के द्वारा हो रहा है। ये सब एजेंट्स है भाई, कौन कौन है इसमें एजेंट्स में? तो रिवर है, विंड्स है, ग्लेशियर है। ये पहला एजेंट जिसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरा एजेंट हम पढ़ेंगे, तीसरा एजेंट हम पढ़ेंगे। 3 के बारे में पढ़ना है। तीनों का इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन देखेंगे। तीनों का इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन द्वारा बनने वाला लैंड फॉर्म्स को देखेंगे। बस ये चैप्टर इतना ही है। जिसने ये लेक्चर अच्छे से समझ लिया उसके लिए आगे का लेक्चर बहुत हलवा हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक समझा दिया इरोजन, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इसके बाद हमें बस यही देखना है कि रिवर कितने तरीके से इरोजन कर सकता है, कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है, कितने तरीके से डिपोजिशन होता है, जो कि बहुत ईजी है। तीनों वही चीज देखनी है। लैंड फॉर्म्स वो तो और हलवा है भाई, एकदम मतलब ऐसे बताऊंगा मिनटों में समझ जाओगे आप। और ऐसा बताऊंगा कि वो याद हो जाएगा, दोबारा आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बताता हूँ, फॉलो करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। तो आज हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे खत्म हो चुका है। हालांकि बहुत ज्यादा लंबा नहीं, मुझे बहुत ज्यादा लंबा करना भी नहीं था इसको। लेक्चर 1 समाप्त हुआ। लेक्चर 2 में मैं आपको यहाँ पर अब रिवर के बारे में लेके चलूंगा। रिवर कुछ फंडामेंटल सब पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स होता है, माउथ ऑफ द रिवर, सोर्स ऑफ द रिवर, इंटरफ्लक्स ऑफ द रिवर, ये सब चीजें हम स्टडी करेंगे। फिर हम रिवर के कोर्सेज के बारे में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम यहाँ पे इरोजन के बारे में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे लेक्चर खत्म हो चुका है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे यूट्यूब पे भी इसको देख रहे हैं, आई होप कि इसको देख के आपको ये क्लैरिटी मिल चुका हो कि इस बैच में आपको कितनी तरह की चीजें समझ में आ जाएगी, या फिर ये बैच आपके लिए है भी कि नहीं। तो अगर आपने अपना डिसीजन बना लिया है, मैं कहूंगा अब ज्यादा वेट नहीं करना, आपको ज्यादा वेट मत करो, क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस हमारी चल रही है। और अप्रैल में आप लोगों का फर्स्ट टर्म एग्जाम भी होने वाला है। तो फर्स्ट टर्म एग्जाम में जितने भी सिलेबस आपके होंगे, स्कूल एग्जाम में जितने भी आने वाले, वो सब हम यहाँ पे मार्च में यहाँ पे कवर अप कर देंगे। तो आपका स्कूल भी यहाँ पे मेंटेन रहेगा, और साथ ही साथ आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो इंतजार किस बात का है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया गया है। चाहिए अभी क्लिक कीजिए लिंक पे, एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए। अगर पहले से इंस्टॉल किया हुआ है देन एप्लीकेशन में जाइए, प्रवास 2.0 सिलेक्ट कीजिए एंड इस बैच में एनरोल हो जाइए। अगर आपको सिर्फ ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए करना है देन वो भी आप कर सकते हो, सिर्फ पर्टिकुलर ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर आप एनरोल हो सकते हो। ठीक है, चलो। तो फिलहाल मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।